राम राम भाई सारा ने। तो यह वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि एमएससी जो माइक्रोबायोलॉजी के बच्चे हैं फोर्थ सेमेस्टर के और बायोटेक्नोलॉजी के जो बच्चे हैं फोर्थ सेमेस्टर के, उनके ये डाउट्स थे काफ़ी सारों के कि भाई पेपर कैसा आएगा, रिसर्च क्लासिकल वाला या फिर वायरोलॉजी का अगर माइक्रो के बच्चे हैं या फिर इन्वायरमेंटल का अगर बायोटेक के बच्चे हैं। तो ये जो पूरा पेपर है ये आपका उन्हीं के बेसिस पे रहेगा। तो अब आप देखो कि बायोटेक का पेपर कैसा आता है और माइक्रो का पेपर कैसा आता है। ये सारे पेपर मैंने एक ही में कंबाइन कर दिए हैं। आपसे पहले वाले बैच के हैं और उनसे पहले वाले बैच के हैं, मतलब आपके सीनियर्स के और उनके भी सीनियर्स के पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो देखो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का जो पेपर ये देखो 2020 वाला इस बैच, मतलब ये आपसे पहले वाले बैच का पेपर है। तो इसमें ये वाला जरूर पढ़ लिया करो हर पेपर के भी पहले, ताकि इसके अंदर कई बार होता है कि आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन दे रखे हैं पहले। जो पहले वाला क्वेश्चन होता है अपने, मान लो उसमें 7 को पार्ट दे रखे हैं ABCD कैसे करके। तो इसमें कई बार ऐसे लिख देते हैं कि डू एनी 5 ओनली, कि डू एनी 5 उन सातों में से। तो बच्चा कई बार 7 के साथ कराता है, तो उसमें टाइम वेस्ट ही होता है। उसके बाद देखो बिल्कुल आसान है भाई, डिस्क्राइब फाइटोवोलेटाइजेशन। उसके बाद इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बायोस्टिमुलेशन, फूड चेन। मतलब इतने नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन आ रखे हैं इन्वायरमेंट के नाम पे कि भाई आप आराम से कर दोगे। आपने जैसे छोटी क्लासेस में अगर इन्वायरमेंट अच्छे से पढ़ी हो या फिर BSc में इन्वायरमेंटल अच्छे से पढ़ी हो तो 2-2 नंबर के तो करने ही है। ये कंपोस्टिंग आराम से लिख दोगे, बायोफ्यूल आराम से लिख दोगे, फूड चेन वगैरह आराम से लिख दोगे, और वेरियस प्रिंसिपल पोल्यूटेंट्स पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, व्हाट इज मींट बाय इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। कितना आसान मतलब आपके पेपर का नाम ही इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है और उसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है और स्कोप क्या है। अब आपसे कोई स्कोप पूछे कि व्हाट इज स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो आप अब MSc के फाइनल ईयर में हो तो बता दोगे, कमेंट करके बता देना व्हाट इज स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसे ही व्हाट इज द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, तो आराम से कर दोगे ये दोनों क्वेश्चन। अगर ये दोनों किसी ने कर दिया तो सही है, 14 नंबर आ गए। वरना तो ऑब्वियस सी बात है, शुरू से बचपन से ऐसे लिखते आए हो, पहले इंडिया पे लिखते थे फिर माता पिता पे लिखने लग गए, या फिर मान लो ऐसे ऑन माई कंट्री, ऐसे ऑन माई फेवरेट पेट, माई फेवरेट एनिमल, ऐसे करके लिखते थे। अब आगे आप स्टडी करने लग जाओ बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, तो माइक्रोबायोलॉजी, तो ऑब्वियस सी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ही ऐसे पूछेंगे। इंडिया पे तो पूछेंगे ही नहीं, या फिर छोटे जीव जंतुओं पे तो पूछेंगे ही नहीं। तो सीधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आप पूछ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, राइट एंड ऐसे। तो आराम से लिख दियो भाई इस पे 14 नंबर में, कितना भी लिख दियो इस पे। तो आपको कहानी टाइप ही बनानी है विद फैक्चुअल थिंग्स, विद पिक्टोरियल डायग्राम। अगर आपको आता है तो पिक्टोरियल डायग्राम जरूर ऐड कर लेना, क्योंकि उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है आपके पेपर का। बायोरिमेडिएशन हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ जीनोबायोटिक कंपाउंड्स, डिस्कस दैम इन ब्रीफ। जिसने जीनोबायोटिक कंपाउंड्स के बारे में पता होगा वो ये क्वेश्चन जरूर कर देगा। आपने जीनोबायोटिक कंपाउंड पढ़े ही ना होंगे, ऑब्वियस बात है क्वेश्चन आपके लिए नल। अगर ये नल तो फिर आगे चलो। तो एक्सप्लेन इन सीटू सब कर देंगे, एक्स सीटू सब कर देंगे। डेफिनेटली कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा बायोटेक फाइनल ईयर तक जो पहुंच गया और उसको इन सीटू और एक्स सीटू नहीं पता हो। तो वो अलग बात है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन क्या होता है, एक्स क्या होता है, इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है। लेकिन एक बार रिवाइज कर देना अच्छे से। बायो ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड सरफेस वाटर। अपन में इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हो या फिर कोई आपने और कोई BSc में पढ़ा हो इंडस्ट्री के बारे में, तो उसमें आराम से आप लिख सकते हो ये वाला क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैसे होता है। उसके बाद एक्सप्लेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट एंड माइक्रोब्स विद एग्जांपल। एक्सप्लेन वेरियस रोल ऑफ PGPR। ये PGPR वाला क्वेश्चन आपको ना, मतलब आपसे पहले वाले बैच में भी आया, उससे पहले वाले बैच में भी आया, तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर कर लेना याद से। बहुत मुश्किल तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ठीक ठाक ये पेपर अच्छा है। उसके बाद बायोडिग्रेडेशन ऑफ लिग्नोसेलुलोज एंड PAH। बायोटेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिकवरी ऑफ मेटल एंड बायोलीचिंग। भाई रिकवरी ऑफ मेटल एंड बायोलीचिंग मतलब किसी चीज़ में मेटल है, मेटल अगर किसी चीज़ में अडल्ट्रेशन हो गई है तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद अगला पेपर आ गया अपना क्रिटिकल एनालिसिस, जिसका मतलब सभी बच्चे डर रहे हैं कि भाई 60 पेपर हैं, पढ़ने पड़ेंगे क्या 60 के 60। देखो भाई पढ़ने तो पड़ेंगे, लेकिन उसमें से अब कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा मैं आपको, जो आपको 100% पढ़ के ही जाने हैं। उन वो नहीं जाओगे तो फिर पेपर में पास होना मुश्किल हो जाएगा भाई। अगर पास होना है तो इंपॉर्टेंट कर लेना, अगर अच्छे नंबर ला लेके आने हैं तो फिर भाई सारे ही पढ़ लेना, मोटे मोटे तो पढ़ ही लेना सारे। क्योंकि सारे पेपर्स में कुछ नहीं है, आपका BSc से लेकर MSc तक की सारी पढ़ाई है। इन 60 के आसपास लगभग पेपर है मेरे ख्याल से। इन 60 जो इतने भी पेपर ये क्लासिकल के रिसर्च पेपर हैं, इन सब में बस कुछ नहीं है, ज़्यादा यही है। सारी PPTs कलेक्ट करो, जितने भी दोस्त हैं तुम्हारे, ये ग्रुप में बैठ के पढ़ाई कर लो। उसके बाद देखो भाई पहला प्रश्न ही देख लो आप, कितना आसान है। डीऑक्सी डाइडियोक्सी न्यूक्लियोटाइड्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। भाई ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो करना ही करना है, इसको छोड़ दिया तो फिर कुछ बचेगा नहीं। सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, पीसीआर, रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन इन बैक्टीरिया, मोलिकुलर डेवलपमेंट। भाई पीसीआर इसने पढ़ लिया ना। पीसीआर का ऐसा रूल है, अगर वो 2 नंबर में आ गया तो मतलब वो 14 नंबर में भी आएगा। मतलब पता नहीं है क्या फैक्ट है, लेकिन है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया भी आ जाता है भाई, कई बार 7 नंबर में नोट्स आ जाता है इस पे भी। यह भी ज़्यादा 2 नंबर में आया, बाकी आगे देखते हैं कितने नंबर में और आएगा ये। सेमी कंजर्वेटिव तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई सेमी कंजर्वेटिव। साथ में ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, साथ में अर्सेंट चेज एक्सपेरिमेंट, या फिर आपका जितने भी एक्सपेरिमेंट है डीएनए के सारे मोलबाइक एक्सपेरिमेंट तो याद कर लेना बिल्कुल, लिख लिख के विद डायग्राम। पिक्टोरियल देखते ही नंबर मिल जाएगा आपको अगर पिक्टोरियल आपने दिया होगा तो। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, देखो ट्रांसपोजेबल मेटिंग टाइप इन जीएनए इन साइक्रोमैची सर्विस है। किसी को कोई ये वाला क्वेश्चन नहीं आता हो तो फिर ये दोनों आते हो तो फिर नीचे वाला देख लो, सीधा का सीधा पेपर दे दिया उठा के। एवरी मैकारिटी वाला एक्सपेरिमेंट दे दिया इन्होंने उठा के भाई, आराम से लिख दोगे 14 नंबर में। छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन डायग्रामेटिकली अगर एक्सप्लेन करते हो तो आराम से लिख दोगे बिल्कुल 14 नंबर में। उसके बाद आगे आपका सोमैटिक रिंग कॉम्बिनेशन, इम्यूनोग्लोबिन जीन्स, ईस्ट प्रोटीन सिक्रेटरी पाथवे। अजीब अजीब से नाम लग रहे होंगे, अब तो अगर नहीं पढ़ा होगा तो ऐसा लग रहा होगा सर के ऊपर से जा रहा है। ये देखो भाई, अब इस पेपर के बारे में इंसान क्या लिखे, पूरा पेपर पढ़ा होगा तो लिख पाएगा, वरना बिल्कुल ख़त्म। उसके बाद देखो डोर्सल वेंट्रल पैटर्न ऑफ डोर्सोफिला, 3rd यूनिट में 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। 3D स्ट्रक्चर इम्यूनोग्लोबिन मतलब एंटीबॉडीज वगैरह का 3D स्ट्रक्चर वाला एक्सपेरिमेंट पेपर जरूर पढ़ लेना। देखो इम्यूनो में आपको पढ़ना है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडीज वाला पेपर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाला पेपर, और साथ में मॉल बायो में आपको पढ़ना है, और क्या नाम है उसका, पीसीआर वगैरह पढ़नी है, ये सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं जितने भी डीएनए से रिलेटेड हुए हैं। उसके बाद मोनोक्लोनल, देखो मैंने तो नाम लिया और ये शैतान हाजिर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी 8-0 हो गई वही एकदम से। आपने डायरेक्टली देखा, पूरा का पूरा पेपर उठा के दे रखा है एक प्रकार से, और पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे और उसकी एडवांटेजेस वगैरह सब कुछ लिखनी पड़ेगी। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन यूनिट 4 देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फ्रॉम इकोलाई। उसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ द पेपर, ये पीसीआर देखो आ गया ना, कह रहा था ना मैं 7 नंबर के आसपास या 6 नंबर के आसपास आ गया ये पेपर। प्लस माइनस ये वाला जरूर कर लेना भाई, प्लस माइनस ये ऑलमोस्ट आ ही जाता है हर बारी पेपर्स में। उसके बाद देखो ये जो पेपर जो मैं अभी फिलहाल दिखा रहा हूँ ना, ये आपके सीनियर्स का पेपर है एक प्रकार से। आपके जो सीनियर थे और उनसे पहले सीनियर, इन 2 बैच के पेपर मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एंड गिलबर्ट वाला एक्सपेरिमेंट भाई शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़ा था शायद, 12th में भी पढ़ा होगा, तो ये एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है डीएनए सीक्वेंसिंग वाला। उसके बाद 14 नंबर में फिर देखो एक और क्लासिकल का पेपर दिखा देता हूँ तुम्हें। डीएनए सीक्वेंस क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, ये ऑब्वियस बात है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है, डीएनए सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है। सेमी कंजर्वेटिव देखो फिर से आ गया, सेमी कंजर्वेटिव इंपॉर्टेंट है। एक्सआरडी इंपॉर्टेंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। चारगॉफ रूल कितना आसान है, जिसने मोल बायो पढ़ी होगी, थोड़ी सी डीएनए के बारे में पढ़ा होगा वो भी कर देगा ये साथ के साथ क्वेश्चन तो। रेस्ट्रिक्शन फिनोमिना इन बैक्टीरिया, प्रोटीन सिक्रीशन। उसके बाद देखो मेटिंग टाइप, ये पहले भी आया था, मतलब आपके जो सीनियर्स थे उनसे पहले वाले बैच में भी आया था, और फिर जो आपसे पहले वाले जो रिसेंट सीनियर थे उनके बैच में भी आया हुआ है। फिर मसल्सन स्थल वाला एक्सपेरिमेंट भाई 100% सार 4-5 एक्सपेरिमेंट है ये, बस ये सारे के सारे करके चलिए जियो मोल बायो के तो 100% 14 नंबर में या 7 नंबर में आना ही आना है। 2 नंबर में तो आना ही आना है उससे, लेकिन उससे आगे भी आएंगे। हर्शियन चेज वाला, ये देखो जिसने हर्शियन चेज कर लिया होगा उसकी तो बल्ले बल्ले होगी, उसने तो जाते ही हर्शियन चेज वाला सबसे पहले कुछ नहीं किया होगा, जाते ही हर्शियन चेज छापा होगा पूरा 3-4-5 पेज भर दिए होंगे एकदम से, और फिर खुश हो गया होगा। उसके बाद अगला पेपर देखा होगा उसने। उसके बाद देखो प्रोटीन का कंडक्टिंग चैनल, ये पूरा डायग्राम है आपका उसमें। इम्यूनोग्लोबिन जीन्स हो गया अपना, मोलिकुलर बेसिस एंड ऑर्डर रिसेप्टर इन ड्रोसोफिला। उसके बाद देखो भाई ये वाला आपका, ये वाला पूरा का पूरा पेपर दे दिया ना उन्हें उठा के, तो इसलिए पेपर पढ़ना जरूरी है। ऐसा खतरनाक वाला मत सोचो कि हाँ भाई देखो आपको या तो ऊपर वाले पार्ट में से या नीचे वाले पार्ट में से, एक पार्ट में से तो आपको 100% आता मिलेगा, तो इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। बस एक बार अच्छे से सारे पेपर्स की रीडिंग ओवरव्यू ले लो, फिर जो इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको इंपॉर्टेंट इस तरीके से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंड एंजाइम फ्रॉम यूकोलाई विच डिग्रेड फॉरेन डीएनए। उसके बाद डीएनए सीक्वेंस फॉर द जीनोम बैक्टीरियोफेज 5x174, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखो आ गया फिर से, चेन टर्मिनेटिंग इनिवेटर वगैरह। उसके बाद आ गया आपका इस चीज़ का इन्वायरमेंट का एक पेपर और ऐड कर रखा, अच्छा। उसके बाद देखो बायोपेस्टिसाइड क्या होता है, इको फार्मिंग क्या होता है,
फॉसिल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ये आपका एमएससी वालों का ही है, मतलब बीएससी एमएससी का एक ही साथ पेपर दे देते हैं ये, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम सा ही है। और उसके बाद जीन बैंक्स होता है, यूट्रिफिकेशन होता है, उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भाई बायोटेक्नोलॉजी कैसे रोल कर रही है। कितना आसान पेपर है ना ये, 14 नंबर में है। अगर जो बच्चा ये नहीं लिख पाता तो फिर इसका मतलब वो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी नहीं कर पा रहा। एरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एक्सप्लेन इन बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द सेम। वेरियस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया अपना, मतलब वेस्ट वाटर का तो हर जगह देना है, क्योंकि जल ही जीवन है भाई। आने वाले टाइम में सबसे बड़ी क्रांति जल के साथ ही होने वाली है। अगर वर्ल्ड वॉर वगैरह भी होंगे तो वो भी पानी के लिए होंगे, दुनिया खत्म भी होगी तो भी पानी से ही होगी। वो कहते हैं ना कि पानी रे पानी तेरी अजब कहानी। तो व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर, हाउ इट इज हेल्पफुल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज पीजीपीआर, ये पीजीपीआर तो करना जरूरी हो गया है। माइक्रो वालों तुम्हारे लिए भी नीचे वायरोलॉजी का पेपर रखा है, टेंशन मत लो। उसके बाद बायोलीचिंग, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बायोलीचिंग, राइट एन एसे ऑन रोल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। अभी आ गया वायरोलॉजी का पेपर है भाई माइक्रो वाले बच्चों के लिए। थोड़ा सा इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया था तो इसलिए इधर से ये टीयर अप हो गया भाई। वायरस का इन्फेक्शन ही ऐसा है भाई, वायरस तो ऐसा है कि बॉडी के बाहर रहे तो मरीज और अंदर जाए तो जिंदा, बिंदास बंदा है वायरस भी। देखो फ्रेंड्स, बर्ड फ्लू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कितनी आसान आसान डेफिनेशन आई है भाई सीधे के सीधे। माइक्रो एरे रिसेप्टर, सेगमेंटेड जीनोम, जिका वायरस। व्हाट इज वायरोलॉजी, मतलब एक क्वेश्चन तो आना ही आना, जो आपके पेपर का नाम है ना उस पेपर के नाम पे एक क्वेश्चन दे देते हैं। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का पूछा था ना, व्हाट इज इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद इसने पूछा व्हाट इज वायरोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस अप टू फैमिली लेवल। भाई अप टू फैमिली लेवल अगर याद ना हो तो नीचे वाला क्वेश्चन के लिए तैयारी कर लेना, वायरोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ लेना, बैक्टीरियोफेज का पढ़ लेना, या फिर वायरोलॉजी वायरसीज के मॉर्फोलॉजी पढ़ लेना, कितने टाइप के वायरसीज, क्या मॉर्फोलॉजीज होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, आइकोसाइडल कैप्सिड वगैरह होता है इनका, या कैसे रोड शेप्ड होते हैं बेसिलस, या फिर किस राउंड शेप होते हैं, किस शेप के होते हैं, ठीक है, इस तरीके से पढ़ देना ये सारा। वायरस आइसोलेशन कैसे करते हैं हम लोग, और इसका प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ वायरस आइसोलेशन इन डिटेल, बड़ा आसान है ये। इसमें मेरे ख्याल से 7-8 मेथड्स हैं। प्रोसीजर एप्लीकेशन लिख के तुम आराम से फ्लो चार्ट, मतलब देखो फ्लो चार्ट बनाना है ऐसे, सबसे पहले वायरस आइसोलेशन लिख दिया इसने, उसके बाद इसका प्रोसीजर, यहाँ से प्रोसीजर लिख दिया, यहाँ पे ऐसे मतलब एक लंबी लाइन लगा के उसके बीच में ऐसे कट मार के प्रोसीजर, यहाँ पे आप प्रोसीजर लिख सकते हो। उसके बाद प्रोसीजर का यहाँ पे आप वे बना सकते हो, इस तरीके से प्रोसीजर का वे बन गया। उसके बाद आप आगे काम कर सकते हो इसमें। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग, देखते हैं क्या क्या फॉलोइंग दे दी है इसने। वे फॉलोइंग तो ना इस तरीके से दे देते हैं कि जैसे तुम्हें तो सारे क्वेश्चन ही आते हैं, भैया आपकी मर्जी कोई भी कर दो भैया। कई बार तो ऐसा हो जाता है हमें फॉलोइंग में से कोई भी फॉलो नहीं हो पाता, कोई भी नहीं आता हमें। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ये है वो फॉलोइंग वाले। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, वायरस प्योरिफिकेशन, ऐसे। अब बताओ भाई किस में लिखे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लिख देंगे उठा करके भाई, वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निक्स वाला डायग्राम बना देंगे, थोड़ा बहुत लिख देंगे इसमें। अब कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट नहीं आता हो तो फिर क्या करेंगे भाई, वायरस प्योरिफिकेशन ऐसे नहीं आता हो तो इसलिए ये जो टेस्ट ये ऐसे ही पढ़ के जाने जरूरी है। लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल आप जरूर पढ़ के जाना भाई, डायग्राम जरूर याद करके जाना। सबसे आसान डायग्राम कोई है तो लाइटिक साइकिल का है, सबसे आसान बनाना ही गया है। गोला वायरस, वायरस फिर वहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई हो गया फिर ब्रस्ट हो गया, उसके बाद फिर वो सेल को ब्रस्ट कर देता है और फिर सेल को ब्रस्ट करके अपना बाहर निकल जाता है बैक्टीरियोफेज। अगर मान लो लाइसोजेनिक होगी तो वो वहीं पे एम्बेडेड हो जाएगा। प्लांट वायरस ट्रांसमिशन एंड रेप्लिकेशन, सेलुलर साइट ऑफ वायरस वायरल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन अरे रेप्लिकेशन, भाई कई बार तो ऐसी मुश्किल हो जाए। व्हाट इज द रेप्लिकेशन, व्हाट इज कैंसर, देखा कैंसर से बड़े बड़े हिल जाते हैं भाई, इंसान मर ही जाता है कैंसर होने के बाद तो ट्रीटमेंट ना करवाए तो। लेकिन यहाँ पे कैंसर आपको 14 नंबर दिलवा देगा पूरे, कैंसर याद करके जाना ही जाना है। अगर आपको 14 नंबर चाहिए तो कैंसर याद करके जाना ही जाना है भाई। इसका डायग्नोसिस वगैरह और कैंसर कोजिंग वायरस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एनी ऑफ द टू, फंगल वायरस, वेक्टर बोन, अमर्जिंग वायरस वगैरह के इनके बारे में पढ़ लेना। अमर्जिंग वायरस पूरी फैनी से पूरी फैशन वाली टर्म है, इसको जरूर याद कर लेना भाई, अमर्जिंग वायरस के एग्जांपल्स वगैरह और अमर्जिंग वायरस का स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। चलो ठीक है भाई, इसे अच्छे से कर लेना, बाकी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर देना। इतना मुश्किल नहीं है ये वाला सेमेस्टर, बस थीसिस आराम से करो, ये पेपर तो आराम से हो जाएंगे अच्छे से पढ़ोगे तो।